हेलो डियर स्टूडेंट्स ईएमआई को कंप्लीट करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है और उसके पीछे एक रीजन ये है कि अर्थ पे अल्टरनेटिंग करंट का जो यूज है वो डीसी करंट के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। आप कह सकते हो कि अराउंड 90% जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, वो अल्टरनेटिंग सप्लाई है, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, पहले हम कंपैरिजंस पढ़ लेते हैं एसी करंट और डीसी करंट में क्या होता है। ठीक है, तो जनरली हमारे पास टू टाइप की इलेक्ट्रिक करंट होती है, एसी करंट एंड डीसी करंट। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं दोनों करंट पर। सबसे पहले बात करते हैं हम डीसी करंट। ठीक है, एंड फिर अल्टरनेटिंग करंट पे। स्टूडेंट्स आपने ग्राफ तो देखा ही होगा डीसी करंट का, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक से, या आप ये कह सकते हो कि जो जब से आपने मैग्नेटिज्म की स्टडी स्टार्ट की या करंट इलेक्ट्रिसिटी की, वहां पर भी हम डीसी करंट की ही बात कर रहे थे। ठीक है, डीसी करंट को स्टेडी करंट भी कहते हैं, स्टेडी करंट। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ठीक है ना, मैंने ड्रॉ किया है आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट और टी फॉर टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो डीसी करंट का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यह होता है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डीसी सप्लाई is constant. That means magnitude and direction डीसी सप्लाई की चेंज नहीं होती है। ठीक है, कैसा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट जो अल्टरनेटिंग करंट होती है स्टूडेंट्स, अगर वहां पे अगर मैं करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ को ड्रॉ करूं तो करंट कुछ इस तरीके से वेरी करती है, अल्टरनेट, है ना। मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंटिन्यू चेंज होती रहती है ना। द मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूअसली चेंज and direction is reverse periodically। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है और जो डायरेक्शन है वो भी पीरियोडिकली रिवर्स होती है। पीरियोडिकली का मतलब एक फिक्स टाइम पर करंट या अल्टरनेटिंग करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस बाद में करते हैं। जो डीसी करंट है स्टूडेंट्स, डीसी करंट उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, सिंबल। ठीक है, सिंबल। और एसी करंट का जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स वो ऐसे होता है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स मैंने अभी थोड़ी लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपसे ये कहा कि डीसी करंट का जो यूज है वो अल्टरनेटिंग करंट के कंपेयर में बहुत कम है। अल्टरनेटिंग करंट का यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके पीछे क्या रीजन है? रीजन ये है स्टूडेंट्स कि जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, उसके वोल्टेज को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, है ना। वी कैन change the magnitude of voltage and current by transformer। ठीक है, by transformer
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कहां पे स्टूडेंट्स? अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट में हम करंट और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। किसका यूज करके? ट्रांसफार्मर का यूज करके, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट डीसी सप्लाई के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों को ही चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये फर्स्ट एडवांटेज है अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है स्टूडेंट्स, एक स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट, उसी को भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि सपोज करो एक केबल है हमारे पास, ये केबल है इस तरीके से, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट, अगर मैं डीसी करंट की बात करूं, डीसी करंट, इलेक्ट्रिक करंट के ही दोनों पार्ट हैं, डीसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट्स इस केबल में, पूरे केबल में से डीसी सप्लाई पास होती है, पूरे केबल में से क्या पास होती है? डीसी सप्लाई। लेकिन जब बात अल्टरनेटिंग के करंट की होती है, तो यानी कि एसी सप्लाई की, ठीक है। तो एसी सप्लाई कंडक्टर के सिर्फ और सिर्फ सरफेस में से पास होती है, यानी बीच में से कहीं से भी पास नहीं होती है। इसी को हम कहते हैं स्किन इफेक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्किन इफेक्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा जस्ट बेसिक डिस्कस कर रहे हैं हम डीसी करंट पे और अल्टरनेटिंग करंट पे, फिर हमारे टॉपिक पर हम आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स समझ में आया कि आपको स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट में जो डीसी सप्लाई होती है वो पूरे कंडक्टर में से पास होती है, यूनिफॉर्मली पास होती है, ठीक है। बट एसी सप्लाई कंडक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सरफेस से पास होती है। उसका भी एडवांटेज मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। डीसी करंट फ्लो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंडक्टर, but AC current is flow only the surface on conductor, ठीक है। That effect is called स्किन इफेक्ट, ओके। चलिए, और ये ऐसा क्यों होता है, ये चीज तो आप जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे वहां पे सीखेंगे। हमें बस जस्ट नॉलेज के लिए ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हीट होती है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना, आई स्क्वायर आर टी। तो स्टूडेंट्स ये आर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यानी अगर मैं एरिया इंक्रीज कर दूं, कंडक्टर का एरिया इंक्रीज कर दूं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपने देखा होगा हमारे डेली लाइफ में एक बड़ा सा केबल होता है और उस केबल के अंदर छोटे छोटे से केबल यूज किए जाते हैं। समझ में आ रही बात? छोटे छोटे से केबल यूज किए जाते हैं। अब इन केबल में से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, वो करंट होती है एसी करंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब आपने यहाँ पे जो एरिया है वो इंक्रीज कर दिया, तो एरिया इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि लॉस इन एसी सप्लाई इज लेस देन डीसी सप्लाई, ठीक है। कहने का मतलब है कि डीसी सप्लाई के अंदर लॉस ज्यादा होता है और एसी सप्लाई में लॉस कम होता है। कब? ट्रांसमिशन के टाइम पर, ट्रांसमिशन, ठीक है ना। समझ में नहीं आई होगी बात। पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करके सब स्टेशन और
फिर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, जैसे कि हमारे घर, बिल्डिंग्स, है ना, इंडस्ट्रीज जहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई का यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। तो पावर स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन एरिया तक इलेक्ट्रिक सप्लाई को जो हम लेकर आते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? केबल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उस केबल का अपना भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा, समझ में आ रही बात? केबल का क्या होगा? अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? I² RT का लॉस होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का अमाउंट जितना कम होगा, लॉस भी उतना ही कम होगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जो डीसी सप्लाई है स्टूडेंट्स, इसकी खास बात क्या है और इसको यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो बैटरी है, बैटरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डीसी सप्लाई, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बैटरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डीसी सप्लाई। तो जो बैटरी है वो करती क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। डीसी सप्लाई की ये अच्छी बात है कि उसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। बट एसी सप्लाई को स्टोर कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये डीसी सप्लाई का एडवांटेज है, ठीक है। दूसरी बात, जो डीसी सप्लाई है, ठीक है ना, वहां पर हम वोल्टेज या करंट को कम और ज्यादा नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन करने के टाइम पर अगर हम डीसी सप्लाई का ट्रांसमिशन करते हैं तो वहां पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस यूज करने पड़ते हैं, जिसका नाम होता है इन्वर्टर, रेक्टिफायर। ये सारे जो वर्डिंग्स हैं, मैं इनको आपको सेमीकंडक्टर में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको स्टडी कराऊंगा। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि अगर हम एसी सप्लाई का ट्रांसमिशन करते हैं तो वो ट्रांसमिशन जस्ट ट्रांसफार्मर टू ट्रांसफार्मर हो सकता है, यानी कि पावर स्टेशन पे एक आप ट्रांसफार्मर लगा दो और एक आपके डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में ट्रांसफार्मर लगा दो, और ट्रांसफार्मर के थ्रू वहां पर हम एसी सप्लाई का ट्रांसमिशन कर सकते हैं और किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की हमें कोई जरूरत नहीं होती है। बट अगर आपको डीसी सप्लाई का ट्रांसमिशन करना है तो डीसी सप्लाई का ट्रांसमिशन करने के लिए आपके पास पावर स्टेशन पर रेक्टिफायर और इन्वर्टर होने चाहिए। सेम उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में भी इन्वर्टर होने चाहिए। जनरली आपने अपने घरों पे देखा होगा, ठीक है ना, कि एसी सप्लाई हमारे घरों में आती है, ठीक है, लेकिन अगर हमें बैटरी के अंदर एनर्जी को स्टोर करना है तो वहां पे हम इन्वर्टर यूज करते हैं, ठीक है, और इन्वर्टर के साथ में हम रेक्टिफायर भी यूज करते हैं। इन्वर्टर क्या करेगा? इन्वर्टर का काम होता है कि डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करना, और जो रेक्टिफायर होता है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, जो रेक्टिफायर होता है वो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और जो इन्वर्टर है वो डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। तो जिसकी वजह से हमारे दोनों ही स्टेशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे और पावर स्टेशन पे, दो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट हमें यूज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ट्रांसमिशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। तो इन शॉर्ट हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो अल्टरनेटिंग करंट का यूज है वो डीसी करंट से बहुत ज्यादा है। उसके पीछे जो पर्पस है वो लगभग मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, और कुछ जो एडवांटेज हैं वो चैप्टर की स्टडी करते करते भी आप सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज चेंज continuously and direction of AC current is reverse periodically,
कंटिन्यूटी का वर्ड इसलिए हम यूज करते हैं कि एक फिक्स या रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम पर इलेक्ट्रिक करंट या अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। और जो इसका ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का भी और वोल्टेज का भी, ठीक है। कहीं कहीं पर आप देखोगे इलेक्ट्रिक करंट या अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से भी होता है, ठीक है, ऐसे टाइम, और ये है इलेक्ट्रिक करंट। कुछ कई जगहों पर कुछ इस तरीके का भी ग्राफ बनता है, ठीक है, बट आपको घबराना नहीं है, ये सब की सब अल्टरनेटिंग करंट का ही ग्राफ है, ठीक है। देखें, इस टाइप की वेव को हम साइनोसॉइडल वेव कहते हैं, आपने एसएचएम में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसको हम स्क्वायर वेव कहते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसको हम ट्रायंगुलर वेव कहते हैं, नहीं ये ट्रायंगुलर वेव नहीं है, सॉरी, स्टूडेंट्स ये इसको हम शॉर्ट टूथ वेव कहते हैं। ट्रायंगुलर वेव कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे, ये होती है आपकी ट्रायंगुलर वेव, ठीक है। स्टूडेंट्स ये भी अल्टरनेटिंग वेव का एग्जाम्पल है, ये सभी अल्टरनेटिंग वेव है। और उसके लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि देखो यहां पर जो करंट का अमाउंट है वो 0 है, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो करंट का अमाउंट कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, और मैक्सिमम अमाउंट रीच करने के बाद करंट का अमाउंट फिर से चेंज हो रहा है, डिक्रीज होने लग गया, ठीक है। सेम सभी ग्राफ में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअस करंट का अमाउंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहां पर भी देखिए करंट का अमाउंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये सब भी किसके एग्जांपल हो गए, ये एग्जांपल है अल्टरनेटिंग करंट के। डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में, है ना, जब आप ट्रांजिस्टर की स्टडी करोगे, डायोड की स्टडी करोगे, और जेनर डायोड वगैरह जैसे जब टेक्निकल टर्म्स जब आप पढ़ोगे, यूज करोगे, तो वहां पे कुछ इस तरीके के ग्राफ बनते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस में, ठीक है। फिलहाल जस्ट नॉलेज के लिए आप इतना ध्यान में रखो, ठीक है, कि अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है जहां पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, ठीक है, कहां पे, अल्टरनेटिंग करंट में। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात ये आती है कि इस तरीके से करंट प्रोड्यूस कैसे होती है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, हमने ईएमआई में स्टडी ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। ए कॉइल इज रोटेटिंग in magnetic field, in magnetic field the EMF is induced in the coil, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है। A coil is rotating in magnetic field, the EMF is induced in the coil, ठीक है, due to changing magnetic flux, due to changing magnetic flux, ओके। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस इंड्यूस ईएमएफ की जो इक्वेशन होती है, इंड्यूस ईएमएफ की जो इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी है, E इक्वल टू ई नॉन साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन है। अल्टरनेटिंग है कैसे पता चला, देखो स्टूडेंट्स, ये टी मतलब टाइम, टाइम कंटिन्यूअस क्या होता है, चेंज। स्टूडेंट्स अगर टाइम कंटिन्यूअस चेंज होगा तो ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। टाइम के चेंज होने पर ईएमएफ की वैल्यू चेंज होगी। इसके लिए
इस वाले ईएमएफ को हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी कहते हैं और इसको हम कहेंगे मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये इक्वेशन में जो साइन आ रही है वही हमें बताता है कि अल्टरनेटिव ईएमएफ का जो ग्राफ है वो साइनसॉइडल ग्राफ है। क्या बात समझ में आई? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कौन सा ईएमएफ है? मैक्सिमम ईएमएफ है। और स्टूडेंट्स मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, एन ए बी ओमेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर कॉइल के पास अपना कुछ रेजिस्टेंस हो और जो कॉइल है वो लूप बनाती हो, है ना, तो उस केस में जो करंट होती है वो क्या होगी? EMF बाई आर, ठीक है। और I इक्वल टू ई नॉन साइन ओमेगा टी बाई आर, ठीक है। तो ई नॉन बाई आर को आप क्या लिख सकते हो? आई नॉन साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आई नॉन को स्टूडेंट्स आप क्या कहेंगे? आई नॉन को आप कहेंगे मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहेंगे आप? मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट। और ये जो आई होगी इसको आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस करंट क्यों? क्योंकि टाइम का अमाउंट चेंज होने पर इस वाले इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इसको कहते हैं मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चलिए कुछ टर्म्स हैं जो वेव से रिलेट करते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। जैसे कि एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है ना, कई बार ये टर्म्स आपको देखने को मिला होगा वेव में। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट या मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इन आइदर डायरेक्शन। मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट इन आइदर डायरेक्शन। आइदर डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही डायरेक्शन में जो मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट होती है उसी को तो हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ग्राफ में ध्यान से देखिए, ये इस तरीके का ग्राफ है टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये है इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स ये जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बना के दिखाए हैं, यही है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट इन आइदर डायरेक्शन। यहां पर होगा माइनस आयन, यहां होगा प्लस आयन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो करंट है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। एक प्रैक्टिकली मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। सपोज करो स्टूडेंट्स यहां पर एक रेजिस्टेंस है और यहां पर मैंने एक अल्टरनेटिंग सप्लाई दे दी है। कितनी दे दी है? E इक्वल टू ई नॉन साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप अगर ए मीटर का यूज करोगे, ठीक है ना, आप किसका यूज करोगे? ए मीटर का, तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आई, कुछ देर वो सर्किट में तो इस तरीके से फ्लो होगी, ठीक है। यानी कि आप ऐसे समझो कि कुछ सेकंड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन या एसी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये होने वाली है, और कुछ देर बाद यानी कुछ सेकंड के जस्ट आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट की ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे पास होती है तो वो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। और उसी रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कुछ देर के बाद आपको इस तरीके से दिखाई देती है, तो आप कहते हो कि इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस करंट की डायरेक्शन इस तरीके से जो कंटिन्यूअस चेंज हो रही है उसी को तो हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, या इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स द डायरेक्शन पीरियोडिकली या रेगुलरली, या आप कह सकते हो फिक्स्ड टाइम इंटरवल, है ना। करंट की जो डायरेक्शन है इस तरीके से जो चेंज होती है, ठीक है ना, वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ द टाइम पर होती है, जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? आप देखते हैं यहां पे टाइम पीरियड,
स्टूडेंट्स देखो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि अल्टरनेटिंग करंट को एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और एक साइकिल का मतलब क्या होता है? एक साइकिल का मतलब ये होता है कि अल्टरनेटिंग करंट एक बार पॉजिटिव राउंड करती है और सेकेंड टाइम में फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, इस तरीके से। यानी आप समझो इलेक्ट्रिक करंट यहां से एक बार पॉजिटिव जाती है और फिर एक बार नेगेटिव आती है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, है ना। टाइम टेकन बाय एसी करंट टू कंप्लीट वन साइकिल is called time period, ठीक है। साइकिल t/2 टाइम तक पॉजिटिव रहती है और t/2 टाइम तक नेगेटिव रहती है, ठीक है। वन साइकिल का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? वन साइकिल का मतलब होता है कि वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। क्लियर है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई मतलब रेडियन और कैपिटल टी मतलब सेकेंड, जो कि टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे भी ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये चीजें आपने अल्टरनेटिंग करंट से पहले एसएचएम के चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, डोंट वरी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिजाइन किए जाते हैं उन सभी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। अमेरिका में, कनाडा में, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी रखी जाती है इलेक्ट्रिक करंट की वो होती है 60 हर्ट्ज। उसके पीछे जस्ट एक ही रीजन है कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट की जो सप्लाई है वो काफी स्पीड में पहुंचानी होती है। यानी आप ये कह सकते हो फ्रीक्वेंसी इज द स्पीड, है ना। इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होने की स्पीड है। देखिए ध्यान से, हम बात इंडिया की करेंगे क्योंकि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? 50 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड is called frequency, is called frequency। तो अगर मैंने आपसे ये कहा कि इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 50 CPS मतलब साइकिल पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई? इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 50 CPS मतलब साइकिल पर सेकेंड। स्टूडेंट समझो, इलेक्ट्रिक करंट एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है। रिपीट कर रहा हूं, अल्टरनेटिंग करंट एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है। और 50 साइकिल कंप्लीट करने का मतलब होता है कि अल्टरनेटिंग करंट एक सेकेंड में 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। देखिए फ्रेंड्स, वन साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होती है? 2 बार। कैसे? एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, ऐसे, है ना। एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है। तो 50 साइकिल में 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगी, है ना। अल्टरनेटिंग
change 100 times its direction in 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी को कम रखना, फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखना, दोनों के अपने एक फायदे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका और कनाडा में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज तक होती है, क्योंकि वहां पे जो सिटी है काफी डिस्टेंस पर है ना, तो उन्हें इलेक्ट्रिक करंट को बहुत फास्ट पहुंचाना होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। इसके लिए उन्होंने ना क्या किया कि अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिजाइन किए उनकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने 60 हर्ट्ज रख दी, ठीक है। अच्छा, इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इसलिए रखी गई थी क्योंकि अंग्रेजों ने 50 हर्ट्ज ही पर ही सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाए थे, ठीक है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो हमें सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चेंज करना होगा। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 50 हर्ट्ज रखना ही सही समझा, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी, ठीक है ना, उसके अपने ही लॉसेस भी होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आपने इंडक्टर और कैपेसिटर अगर लगा रखा है, ऑब्वियसली लगा ही होता है, ठीक है ना, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर इंडक्टिव लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं कि नहीं हमने फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखी है। वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखने का सिर्फ एक ही रीजन है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को जल्दी से जल्दी एक सिटी से दूसरे सिटी में पहुंचा सकें, लेकिन उसके अपने ही डिसएडवांटेज भी हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं यहां पे एवरेज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल। स्टूडेंट्स अगर आपसे कहा जाए कि एवरेज अल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट करो एक कंप्लीट साइकिल के लिए, हाँ, तो वो एवरेज करंट क्या होगी? एवरेज एसी करंट जीरो आएगी, है ना। एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज अल्टरनेटिंग करंट क्या होगी? जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? ग्राफ को देखिए स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम करंट है, यहां पे मान लीजिए +4 एम्पीयर करंट है, ये भी मैक्सिमम करंट है, लेकिन ये -4 एम्पीयर करंट है। अगर आपसे कहा जाए कि एवरेज फाइंड करो, तो एवरेज क्या आएगा? +4 -4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे और ये डेटा क्या हो जाएगी? 0 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 0। किसी भी वैल्यू को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, जीरो को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0 ही आएगा, है ना। तो एवरेज अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल वो हमेशा 0 रहता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को मेजरमेंट करने के लिए मेजरिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं, मेजरिंग डिवाइस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। कि आप ऐसा बोल सकते हो कि ये प्रिंसिपल है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट को ही मेजरमेंट करता है, ओनली मेजर डीसी करंट। अब आप पूछेंगे भाई क्यों, ऐसे क्यों, एसी को मेजरमेंट क्यों नहीं कर सकता? एक्सप्लेन करता हूं उसके पीछे का रीजन है। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज करो कि ये एक सर्किट है, मैंने यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ठीक है, समझ में आई बात। और यहां पर डीसी सप्लाई यानी कि डीसी करंट पास होना स्टार्ट हो गई।
तो वैसे केस में ये वाला गैल्वेनोमीटर इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, राइट है। और जब तक इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में से पास होगी गैल्वेनोमीटर इस तरफ ही पॉइंट करेगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अब समझो आप कि यहां पे आपने बैटरी की जगह पर, है ना, क्या लगा रखा है, अल्टरनेटर, जो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट्स अब आप देखो ये हो गई एसी करंट की डायरेक्शन। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी डायरेक्शन कंटीन्यूअस चेंज होती है ना। यानी आप सर्किट में ऑब्जर्व करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, कुछ सेकंड के बाद इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से ट्रैवल करती है। और स्टूडेंट्स एक सेकंड में इलेक्ट्रिक करंट की 100 टाइम डायरेक्शन चेंज होती है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट, एक सेकंड में अल्टरनेटिंग करंट 100 टाइम्स डायरेक्शन को चेंज करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो गैल्वेनोमीटर है वो एक्चुअली अपने प्लेस से मूव नहीं कर पाएगा, वो मूव करेगा लेकिन जो आपकी आई है वो क्लियरली उसको विजिबल ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि सोचो एक सेकंड में ये गैल्वेनोमीटर 100 टाइम फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट आईएसी कुछ इस तरीके से पास होगी और कुछ माइक्रो सेकंड के बाद अल्टरनेटिंग करंट की ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी और कुछ माइक्रो सेकंड के जस्ट आफ्टर फिर से अल्टरनेटिंग करंट की यही डायरेक्शन हो जाएगी। यानी डायरेक्शन कंटीन्यूअस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और एक सेकंड में कितनी बार चेंज हो रही है, 100 टाइम्स चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर गैल्वेनोमीटर ये जो फ्लक्चुएट करेगा उसको मेजरमेंट कर पाना या देख पाना क्लियरली पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्शन को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट की हेल्प से अल्टरनेटिंग करंट को मेजरमेंट नहीं कर सकते। मैग्नेटिक इफेक्ट की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ हम डीसी करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम एवरेज करंट पे बात करें तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एवरेज अल्टरनेटिंग करंट 0 होती है, ठीक है ना। एवरेज अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, 0 होती है फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल के लिए। तो इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम, इन शॉर्ट में आपको बताता हूं, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम अल्टरनेटिंग करंट को मेजरमेंट नहीं कर सकते। उसके 2 रीजन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब कैसे मेजरमेंट करना चाहिए फिर, अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी ना कि अब अल्टरनेटिंग करंट को हम किस तरीके से मेजरमेंट करें। तो स्टूडेंट्स हम ए मीटर की हेल्प से अल्टरनेटिंग करंट को मेजरमेंट करेंगे, है ना। ए मीटर मेजर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ए मीटर मेजर अल्टरनेटिंग करंट। क्यों भाई, क्योंकि ए मीटर हीट इफेक्ट पे काम करता है। हीट इफेक्ट पे क्या प्रिंसिपल है, ए मीटर हीट इफेक्ट पे काम करता है। अच्छा जी, हीट इफेक्ट पे कैसे, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I²RT, और ये I² है, समझो I² है, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं हो रही होगी, ये जस्ट स्केलर क्वांटिटी है ना, स्क्वायर क्वांटिटी है। मतलब कि आप ये भी कह सकते हो कि जितनी भी स्क्वायर क्वांटिटी है वहां पे डायरेक्शन की बात नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे -2 इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा और +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, 4। यानी आप ये वैल्यूज देखो, अगर आप ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू देखो, तो इन वैल्यूज को देख के आप ये नहीं बता सकते कि स्क्वायर करने से पहले ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो I² मतलब इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर, जहां पर डायरेक्शन रिलेटेड कोई बात ही नहीं होती है,
वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होता है, मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या? एमीटर मेजर द अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एमीटर? वो है हीट इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, एमीटर हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। गैल्वेनोमीटर डीसी करंट को मेजरमेंट कर सकता है और एमीटर अल्टरनेटिंग करंट को मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आज आपको बताई हैं। ठीक है, होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट में कुछ डेरिवेशंस करने वाले हैं, जैसे कि एवरेज करंट एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 आ गई। ठीक है, तो एवरेज करंट हाफ साइकिल के लिए क्या होगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आरएमएस पढ़ेंगे, आरएमएस करंट क्या होती है उसकी भी हम डीप में जाके स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे एक और बात कहनी थी कि मैंने आपको ईएमआई की एक वर्कशीट सेंड की थी, वर्कशीट नंबर 1। ठीक है, सेकंड वर्कशीट हमने यहां पर सॉल्व कर लिया था, टेक्स्ट बुक के एग्जांपल भी हमने यहां पर डिस्कस कर लिए थे। वर्कशीट नंबर 1 के जो एग्जांपल्स हैं वो घर पे आप प्लीज सॉल्व करिए। उसमें जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप मुझे सेंड करो, तो उन डाउट्स को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप वर्कशीट 1 को घर पे सॉल्व करिए, उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे सेंड करते जाइए। ठीक है, फिर हम उसको एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम अल्टरनेटिंग करंट की ही स्टडी करेंगे। ठीक है।